हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। एग्जामपुर की इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से आ जाइए सभी लोग, फटाफट से जुड़ जाइए। हम कर रहे थे बात किसके बारे में, तो काइनेटिक्स के बढ़िया सवाल हम कर रहे थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा आखिरी डिस्कशन होगा काइनेटिक्स के क्वेश्चंस का। ओके, तो करें शुरू। चलिए, तो आ जाओ सभी लोग, सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों को बुला लो फटाफट से। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चंस। आ जाओ बच्चा फटाफट। तो कल कहाँ तक किए हमने सवाल, कोई बताएगा मुझे इस बारे में? बोलो जरा, कल कहाँ तक किए क्वेश्चंस? उसी के आगे हमें करनी है आज बात। और आज एक आखिरी सेशन होगा काइनेटिक्स के क्वेश्चंस के डिस्कशन का। ठीक है, चलिए तो बेटा आ गया है सवाल स्क्रीन पर आपके सामने। बता दीजिएगा जरा क्या होगा इसमें। क्वेश्चन कहता है कि रेट जो है एक रिएक्शन का डबल हो जाता है। रेट रिएक्शन का डबल हो जाता है। ओके, कब? 10 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान को आप बढ़ाते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस आप राइज करें टेम्परेचर को, तो आपका जो रेट है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन ने कहा। फिर पूछा है कि जो रेट है रिएक्शन का वो कितना हो जाएगा अगर आप 30 to 80 लेकर जाए। अगर टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए तो रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात आपसे पूछनी चाहिए। 30 डिग्री सेल्सियस से अगर 80 डिग्री सेल्सियस तक हम जाएं तो क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, 30 से पहले 40, 50, 60, आई थिंक ये वाला सवाल हमने कर लिया था पिछली क्लास में। देखो बेटा, यहां पर 2 गुना हुआ, यहां पर गए 2 की पावर 2, यहां पर गए 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और यहां पर 2 की पावर 5 है ना। तो क्या होगा, हर कदम के साथ पावर बढ़ती जाएगी। तो 2 की पावर n, जहां पर n आपका किसको डिसाइड करेगा, 10 के मल्टीपल को डिसाइड करेगा। 30 से 80 तक जाने में डिफरेंस आया किसने का, 50 का। तो 10 का मल्टीपल है 5, तो 2 की पावर n जो है यहाँ पर होगी 2 की पावर 5। क्या होगी बेटा, तो 2 की पावर 5 यहाँ पर होगी। देखो जरा, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 16 और 32, तो 32 टाइम्स यहाँ पर हो जाएगा आपका रेट। तो सेकंड ऑप्शन जिसने भी दिया उनका करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन वालों का बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सटीक जवाब दिया है जिन्होंने भी दिया है। कौन सा? सेकंड वाला। फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को बुलाओ। जल्दी से चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेट रिएक्शन का 2.5 टाइम्स हुआ अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया कितना, 300 से 310। तापमान आपने कितना कर दिया बच्चा, 300 से 310 केल्विन कर दिया। तो रेट आपका क्या हुआ, अगर यहां पर K1 था तो इधर 2.5 टाइम्स K1 हुआ। ओके, देन क्या कहा है, तो रेट कांस्टेंट 310 पे क्या होगा, और यही इसी जो है रिलेशन आपसे जस्ट पूछा है। तो अगर बेटा ये K है तो ये कितना हो गया होगा, 2.5 टाइम्स K हो गया होगा, 2.5 टाइम्स K है ना। और ये आपका जा रहा है थर्ड ऑप्शन में, ये आपका जा रहा है किसमें, ऑप्शन 3 में। ओके, सो थर्ड ऑप्शन यहां पर आपका जाएगा। ठीक है, 2.5 K जो है आपका न्यू रेट होगा, नया रेट होगा आपका 2.5 K। ओके, सो सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that the reacting molecules must possess at the time of collisions in order to produce effective collision। कितनी ऊर्जा चाहिए, ठीक है, एक इफेक्टिव कोलिजन के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है ना, मिनिमम एनर्जी जो उनको चाहिए एक इफेक्टिव कोलिजन के लिए, वो कितनी होती है, क्या कहते हैं उसको, एक्टिवेशन, थ्रेशोल्ड, इंटरनल या फ्री एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है, थ्रेशोल्ड कहा जाता है, इंटरनल एनर्जी कहा जाता है, या कहा जाता है फ्री एनर्जी। क्या कहते हैं उसको, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। कितनी होती है वो एनर्जी, वो एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, दहली ऊर्जा हम उसको कहते हैं बच्चा,
है ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, अगर वो कन्वर्ट होना चाहते हैं किस में, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट देखो, अगला देखो, rate constant activation energy and Arrhenius parameter of a chemical reaction at 25 degrees Celsius are x, 10x and 2x की पावर s-1. Value of rate constant as t tends to infinity. तो यहाँ पर बच्चा हम जानते हैं अर्हेनियस कहती है k बराबर a e रेज टू द पावर माइनस EA/RT, k बराबर a e रेज टू द पावर माइनस EA/RT। अब मुझे एक बात बताओ, उसने आपको कहा कि अगर टेम्परेचर आपका टेंड्स टू इन्फिनिटी है, t जो है वो इन्फिनिटी के लगभग जा रहा है, तो 1/t क्या होगा, 1/इन्फिनिटी क्या होगा बेटा, 0, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है। 1/0 हो तो हम उसको कहते हैं नॉट डिफाइंड, है ना, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, दैट इज इनफाइनाइट, ऐसा हम बोलते हैं। तो अगर 1/इनफाइनाइट लिखा है तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 0। सो ये वाली जो क्वांटिटी है e की पावर क्या आ गया, 0 आ गया। और अगर किसी की भी पावर 0 आ जाती है, e क्या होता है 2.71, इसकी पावर 0 हो गई। अगर किसी की भी पावर 0 होती है बच्चा, तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, उसको हम किसके बराबर लेते हैं, 1 के बराबर लेते हैं। तो यहां से हमारा k किसके बराबर हो गया, a के बराबर हो गया। k किसके बराबर हो गया बच्चों, यहां से a के बराबर हो गया, ठीक है। तो देखो जरा, अब हमारा a क्या दिया हुआ है हमें, अर्हेनियस पैरामीटर हमें दिया है 2x, है ना, ये वाला नंबर। तो रेट कांस्टेंट हमारा कितना होगा, तो इसी के बराबर होगा, सेकंड ऑप्शन। तो जो भी बच्चा दे रहा है ऑप्शन नंबर 2, उन सभी का करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 वाले बच्चे बिल्कुल सही, ऑप्शन 2 वालों का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, अगला देखिए, at particular concentration half life of reaction is 100 minutes. When the concentration of reactant become double, half life become 25 minutes. Then what will be the order of the reaction? ओके इसके लिए हमें थोड़ा सा जो है रिलेशन देखना पड़ेगा इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ के बीच में। इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ के बीच में हमें यहाँ पर क्या देखना होगा बच्चा, रिलेशन देखना होगा। हालांकि एक जो है एक इक्वेशन है जिसको हम जनरली अप्लाई कर सकते हैं, a की पावर 1 माइनस n माइनस a नॉट की पावर 1 माइनस n बराबर n माइनस 1 kt। ओके ये मैंने आपको बताई भी है, इसको बच्चे आप यूज कर सकते हैं फॉर n नॉट इक्वल टू 1, किसी भी ऑर्डर के लिए। जो फर्स्ट ऑर्डर है उसका रिलेशन नहीं आएगा, बाकी सबका आएगा। अगर मैं यहाँ पर टी हाफ के लिए अप्लाई करूं तो मैं यहाँ से रिलेशन निकाल सकती हूँ, किसके बीच में, यहाँ से। तो मैं टी हाफ के बीच में और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन निकाल सकती हूँ। अगर मैं टी को टी हाफ करूँ बच्चा, तो मैं ए को ए नॉट बाय 2 बोलूँ, बताओ कोई दिक्कत। तो ए मेरा ए नॉट बाय 2 होगा, ये मेरा ए नॉट है। ओके सो ए नॉट बाय 2 हाफ माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस ए नॉट बाय 2 आएगा यहाँ से, और पावर में क्या आ गया 1 माइनस एन आ गया, और इधर से क्या है n माइनस 1 के टी हाफ, ये हो जाएगा। तो टी हाफ यहां से किसके बराबर आ गया, अगर मैं इसको माइनस को ऊपर लेकर जाऊं तो होल है ना, माइनस है तो बच्चा मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, है ना, देखो माइनस 1 की पावर 2 है और एक है हमारे पास 1 की पावर 2, है ना। तो इस माइनस 1 को भी मैं यहां से बाहर निकाल सकती हूँ, माइनस 1 की पावर 1 माइनस एन, माइनस 1 की पावर क्या होगी 1 माइनस एन होगी। ओके तो मैं इसको बेटा क्या बोल सकती हूँ, मैं टी हाफ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता सकती हूँ, किसके, माइनस ए नॉट की पावर 1 माइनस एन के, किसके, माइनस ए नॉट की पावर 1 माइनस एन के, या फिर ए नॉट की पावर 1 माइनस एन भी बोल सकती हूँ। देखो कैसे,
अगर मैं टी हाफ बताऊं एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यहां से मैं टी हाफ एन की वैल्यू जीरो पुट करके निकालूं तो किसके बराबर आएगा मेरा टी हाफ? तो मेरा टी हाफ बराबर आ जाएगा बेटा किसके, यहां से माइनस, देखो टी हाफ कितना आएगा जीरो ऑर्डर के लिए, ये एन जीरो हुआ तो ये क्या हो गया माइनस के टी हाफ हो गया। ये किसके बराबर आया? माइनस के टी हाफ के बराबर आया। और ये इधर कितना आया, एन जीरो हो गया तो माइनस ए नॉट बाय टू आया। ओके तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से मेरा टी हाफ किसके बराबर आया, ए नॉट बाय टू के बराबर आया। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए मेरा टी हाफ किसके बराबर आया, ए नॉट बाय टू के बराबर आया, और ये आप लोग जानते भी होंगे, है ना। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या आया, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो उसके लिए टी हाफ इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन से, हम सब जानते हैं 0.693 अपॉन के आया। अगर मैं सेकेंड ऑर्डर की बात करूं बच्चा, तो इस रिलेशन में मुझे n को 2 रखना होगा, आपको नहीं भी पता आप यहां से निकाल लीजिए। तो माइनस ए नॉट बाय टू की पावर क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस टू माइनस 1 आ जाएगा, और यहां पर 2 रखूं तो ये के टी हाफ के बराबर आ जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, इसका -1 है पावर तो उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये -2 अपॉन ए नॉट के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा ये, ठीक है, इसको आप रिवर्स करोगे बच्चा यहां से, तो ये आपका 2 अपॉन ए नॉट के बराबर आ जाएगा। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर के लिए जो हमारा टी हाफ है वो किसके बराबर आ रहा है, वो 1 अपॉन ए नॉट के बराबर आ रहा है। तो देखो अब जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर 1 के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर 0 के लिए। और सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ ए नॉट की पावर -1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से क्या हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन। देखो इसमें 0 पुट करो तो टी हाफ आ गया, 1 पुट करो तो इंडिपेंडेंट आ गया, और अगर 2 पुट करोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। तो इसका मतलब यहां से इस रिलेशन से भी ये चीज हमें साफ नजर आ रही थी कि हमारा टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन होता है। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन, बस उसी को ही आपको यूज करना है। अब उसी को ही यूज करना है। अब आपको क्या दिया है, हाफ लाइफ दी है 100 मिनट, ठीक है, कंसंट्रेशन अगर डबल हो रही है तो हाफ लाइफ जो है वो 25 हो जाती है। तो फर्स्ट टी हाफ आपको कितना दिया है, 100 मिनट्स दिया है, 2 का रेशियो निकाल लो, 100 अपॉन 25। ओके, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। मान लो वो पहले ए नॉट थी, अब जब टी हाफ 25 हो गई है, देखो हाफ लाइफ जो है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब डबल होगी तो हाफ लाइफ 25 हो गई है। तो ये जब 2 टाइम्स हुई तो ये 25 हुई है ना, बस कुछ नहीं किया, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके रेशियो ले लिया। इसको निकालो जरा रिलेशन को, ये यहां से किसके बराबर होगा, इसकी पावर 1 माइनस एन के बराबर होगा। ये तो कैंसिल हो गया इधर से, और ये 4 के बराबर आ गया, तो 4 किसके बराबर आ गया, 1/2 की पावर 1 माइनस एन के बराबर आ गया, है ना। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4 बराबर 2 की पावर उल्टा कर दो -1, तो क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, है ना। और 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, तो यहां से मेरा 2 बराबर n-1 आएगा, 2 बराबर n-1, तो n जो है मेरा 3 के बराबर आ गया, n यहां से मेरा 3 के बराबर आया। बताओ जरा समझ में आई बात, कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल सी चीज थी। क्या करना था आपको, टी हाफ याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए नॉट की पावर 1 माइनस एन की। आपको टी हाफ 1 और टी हाफ 2 का रेशियो निकालना था। पहले वाले केस में ए नॉट की पावर 1 माइनस एन, सेम चीज आप दूसरे वाले केस के लिए लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। ये आप फर्स्ट के लिए करो, इसको आप फर्स्ट के लिए करो, इसको आप सेकंड के लिए करो। अब ए नॉट क्या बताया, टी हाफ 100 था, 100 से 25 हो गया, जब ए नॉट क्या हुआ, डबल हो गया, ये 2 ए नॉट हो गया, और पावर क्या है 1 माइनस एन है, तो ये कितना हो गया 4 इक्वल्स टू 1/2 की पावर
1 माइनस n हो गया। ओके, तो इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। इसको भी मैं उल्टा करके लिख दूं तो 2 की पावर, ये वाला है ना, इसको उल्टा करूंगी तो बाहर माइनस चला जाएगा, तो 2 की पावर माइनस ऑफ 1 माइनस n, तो n माइनस 1 आ जाएगा। तो यहां से मेरा n माइनस 1 बराबर 2 के बराबर, तो n जो है वो 3 के बराबर आ जाएगा। n यहां से किसके बराबर आ जाएगा बच्चा? n यहां से 3 के बराबर आ जाएगा। बताइए, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमें करना था ये वाला क्वेश्चन। अगला देखो, कंसिडर द डेटा, है ना, डेटा दिया है आपको, समय बताया है और रेट बताया है। इस डेटा के हिसाब से ऑर्डर बताओ। देखो बेटा, रेट जो है वो कांस्टेंट है, रेट जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। हर एक 10 सेकंड के बाद में जब आपने देखा, है ना, रेट जो है वो कांस्टेंट नजर आ रहा है फॉर ईच एंड एवरी 10 सेकंड डिफरेंस, है ना। जब समय का डिफरेंस 10 सेकंड है तो हर एक डिफरेंस पर आपका जो रेट है वो क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का? तो ऑर्डर होगा बच्चा 1। ऑर्डर किसके बराबर होगा? ऑर्डर 1 के बराबर होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही ये चीज वैलिड होती है, क्योंकि वहां पर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन की पावर 1 होता है। ओके, तो रेट जो है अगर वो हर एक केस में इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ऑर्डर जो है यहाँ पर किसके बराबर रहा होगा? 1 के बराबर रहा होगा। ठीक है, रेट जो है क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? ठीक है, रेट जो है आपका बदल नहीं रहा है ना, रेट आपका समय के साथ जो है सेम वैल्यू आपको नजर आ रही है। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ट्रू होती है। नेक्स्ट देखो, ग्राफ बिटवीन लॉग के वर्सेस 1/t इज ए स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप ऑफ द लाइन इज, चलो पहले तो लिखो लॉग की फॉर्म में। ये है, बोलो जरा, ये है। ठीक है बेटा, अब लॉग की फॉर्म में लिखा तो इस लॉग जो है 2.3 लॉग, इसको मैं 2.3 को मैं ले जा सकती हूँ उधर, तो मैं इसको सबको 2.3 डिवाइड कर दूं तो लॉग के बराबर लॉग a माइनस ए अपॉन 2.3 RT हो जाएगा। ठीक है, बोलो जरा। अब देखो किस किस के बीच में रिले पूछा है? लॉग के वर्सेस 1/t पूछा है, तो y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करो। y अगर मेरा लॉग k है, x मेरा 1/t है, तो m मेरा किसके बराबर है? माइनस ए अपॉन 2.3 के बराबर है। m मेरा किसके बराबर है? माइनस ए अपॉन 2.3, है ना, r के बराबर है। माइनस ए अपॉन 2.3 r के बराबर। और c इंटरसेप्ट किसके बराबर है? लॉग a के बराबर है। क्या पूछा है आपसे? स्लोप पूछा है, तो माइनस ए अपॉन 2.3 r, जो कि आपको कहाँ नजर आ रहा है? सेकेंड ऑप्शन में, माइनस ए अपॉन 2.3 r। तो इसमें आपका जाएगा ऑप्शन बी। क्या जाएगा? तो ग्राफ जो है लॉग के और 1/t के बीच में यहाँ पर, इसमें आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी जाएगा। क्या जाएगा बच्चा? ऑप्शन बी जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन किसके बीच में होता है? तो ये तो बेटा बहुत जो है 2.9 के अराउंड होता है, 2 से 3 के बीच में। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है? k की वैल्यू T+10 पे डिवाइड बाय k की वैल्यू किसी टेम्परेचर T पर। तो k की वैल्यू किसी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर कितनी है और 10 डिग्री कम पर कितनी है, ये रेशो ही आपका क्या होता है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। ये रेशो ही बच्चा आपको किसके बारे में बताता है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट के बारे में बताता है। नेक्स्ट देखो, वॉल्यूम जो है एक क्लोज्ड वेसल की जिसमें एक सिंपल रिएक्शन हो रही है, 1/3 है ओरिजिनल वॉल्यूम की। ओके, क्लोज्ड वेसल था जिसमें ये सब था। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो 1/3 टाइम्स हो गई है। वॉल्यूम क्या हो गई है? 1/3 टाइम्स हो गई है। तो रेट क्या होगा? अब देखो, रेट यहां से मैं बताऊं तो NO की पावर 2 और O2 की पावर 1 होगा, है ना, इस रिएक्शन के हिसाब से। अब वॉल्यूम है ना, तो मतलब कंसंट्रेशन की पावर 3 के रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
वॉल्यूम क्या है ना, वॉल्यूम के रेट क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर 3 है। अगर वॉल्यूम 1/3 टाइम्स हो गई तो इसकी पावर 3 पे रेट जो है डिपेंड करेगा। तो ये 1/1/3 ऊपर जाएगा तो रेट क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3, 27 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 टाइम्स। कितना हो जाएगा रेट यहां पर बच्चा, रेट हो जाएगा 27 टाइम्स। ठीक है, 27 गुना हो जाएगा। समझ आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम 1/3। ठीक है, तो उल्टा होके वो 3 हो जाएगा, 1/1/3 होगा ना, तो 1/3 का रिवर्स हो जाएगा 3, और पावर 3 थी ही, तो बस रेट आपका हो गया 27 टाइम्स। नेक्स्ट देखो, ये रिएक्शन है A + B गिव्स प्रोडक्ट। ऑर्डर जो है A का वो है 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B है 3। कंसंट्रेशन अगर दोनों की डबल हो जाए तो क्या होगा, बताओ जरा क्या होगा। तब तक मैं पानी पी लूं, बोलो बच्चों क्या होगा, फटाफट से बताओ, जल्दी बोलो। A + B गिव्स प्रोडक्ट, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A है 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B है 3। कंसंट्रेशन अगर दोनों की 2 गुनी हो जाए तो क्या होगा, रेट कितने टाइम्स हो जाएगा, बोलो जरा। A की पावर कितना, 2, और B की पावर कितनी, 3। कंसंट्रेशन डबल हो जाए तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 टाइम्स हो जाएगा, 32 गुना। क्लियर हो गया, जल्दी बताओ, समझ आ रहा है, बताओ जरा तुम सबके साथ मुझे, क्लियर है यहां तक, मजा आ रहा है काइनेटिक्स का सवाल करने में, बोलो बच्चों। काइनेटिक्स के क्वेश्चंस करने में मजा आया या नहीं आया, जल्दी बता दो फटाफट से। क्वेश्चंस करने में मजा आया, रेट कितना हो गया, 32 गुना हो गया। अगला सवाल, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, ये रिएक्शन है। ओके, मैकेनिज्म दिया है आपको, ठीक है, तो रेट लॉ बताइए क्या होगा। तो रेट लॉ क्या होगा बेटा, तो रेट लॉ तो स्लो स्टेप पर डिपेंड करेगा, तो यहां से रेट लिखना पड़ेगा। रेट यहां से किसके बराबर आ रहा है, K1 कंसंट्रेशन ऑफ NO3 और कंसंट्रेशन ऑफ NO, ये है ना स्लो स्टेप होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, तो यहां से मैंने लिख दिया रेट। ओके, अब जो है अगर मैं देखो रिएक्शन को तो उसमें तो NO और O2 नजर आ रहा है, ठीक है, NO3 तो उसमें नहीं है, तो इसका मतलब NO3 यहाँ पर क्या रिएक्शन के दौरान ही जनरेट हुआ और रिएक्शन के दौरान ही खत्म हो गया। तो ऐसी जो स्पीशीज होती है शॉर्ट टर्म स्पीशीज, इनका रेट ऑफ डिसअपियरेंस इनके रेट ऑफ अपीयरेंस के बराबर होता है। इनका रेट ऑफ डिसअपियरेंस इनके रेट ऑफ अपीयरेंस के बराबर होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, d/dt ऑफ, ठीक है, NO3, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा यहां से, K NO2 के बराबर होगा, ठीक है। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस यहां से किसके बराबर होगा बच्चा, -d/dt NO3, ये किसके बराबर होगा, K1 NO3 NO के बराबर होगा, ठीक है। NO से NO तो हो गया कैंसिल, तो यहां से मेरा जो NO3 है उसकी वैल्यू किसके बराबर, अब हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में NO3 की वैल्यू रख रहे हैं, किसकी भाषा में, NO और O2 की टर्म्स में। तो NO3 किसके बराबर आ गया, NO3 आ गया KO2 अपॉन K1 के बराबर, ठीक है। और K अपॉन K1 यहां से एक नया कांस्टेंट आ गया, इधर आ जाओ, किसके बराबर आ गया,
तो K1NO3 को रखो, KO2 अपॉन K1, ठीक है, और ये कंसंट्रेशन ऑफ NO, K1 से K1 कैंसिल, तो आपका रेट बराबर आ जाएगा KO2 और NO के बराबर, KO2 और NO के बराबर, जो कि हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन में नजर आ रहा है, ठीक है। ये हमारा SSA था, है ना। शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज के केस में ऐसा होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस, जहां पर इंटरमीडिएट्स जनरेट होते हैं। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, जो स्लो स्टेप था वहां से हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लिया। स्लो स्टेप से रिएक्टेंट की टर्म्स में जब हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लिया, तो वहां से इंटरमीडिएट की टर्म्स में हमें वो रेट लॉ एक्सप्रेशन मिला। इंटरमीडिएट क्या था? NO3, जो रिएक्शन के दौरान ही क्या हुआ बच्चा? जनरेट हुआ और रिएक्शन के दौरान ही खत्म हो गया। प्रोडक्ट में वो हमें नजर नहीं आ रहा है, ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है? उस NO3 की वैल्यू हमें रखनी है NO और ऑक्सीजन की टर्म्स में। हम जानते हैं वो रिएक्शन के दौरान ही जो है जनरेट हुआ और रिएक्शन के दौरान ही खत्म हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं? हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO3 बराबर कर देंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO3 के। पहले वाली एक्सप्रेशन से, पहले वाली जो फर्स्ट स्टेप में NO3 जनरेट हुआ, तो वहां से d/dt ऑफ NO3 किसके बराबर आ गया? K इंटू, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ NO और O2 के बराबर आ गया। दूसरे वाले स्टेप में क्या हुआ? NO3 कंज्यूम हुआ, तो वहां से रेट ऑफ, है ना, डिसअपियरेंस आ जाएगा। पहले स्टेप से उसका रेट ऑफ अपीयरेंस आ गया। रेट ऑफ डिसअपियरेंस माइनस d/dt NO3 किसके बराबर होगा? तो ये आपका बराबर हो जाएगा K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO, जो भी इन्वॉल्व है उस स्टेप में, उसका स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट उस हिसाब से। बस वहां से हमने क्या किया? NO3 को लिख लिया, है ना, दूसरे उनकी टर्म्स में, रिएक्टेंट की टर्म्स में, और उस वैल्यू को हमने जो स्लो स्टेप से हमने रेट के लिए एक्सप्रेशन लिखी थी वहां पुट कर दिया, और उधर हमने उसको सॉल्व किया, तो हमें फाइनल हमारी एक्सप्रेशन ये मिल गई। बोलो जरा एक बार मुझे थम्स अप के साथ बताओ, ये चीज समझ में आई? डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा आपको आउटडेटेड लग रहा होगा। आपके सिलेबस पे नीट में तो मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा, ठीक है, NCERT लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, JEE वगैरह में पूछ सकता है ना। नीट में बहुत साल पहले आया हुआ सवाल है, ओके, ठीक है। आजकल तो नीट का पेपर आसान बनता है। अगला देखो, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम टेकन टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन टू ए फैक्टर ऑफ 1/4 इज 10 मिनट। ओके, 1/4 कर दिया, ठीक है, 10 मिनट में। if the initial concentration to be carried out to a factor of 1/16, 1/16 अगर करना है तो कितना समय चाहिए? चलो देखते हैं। देखो बेटा, पहले वो A0 रही होगी, A0 से A0/2 हुई होगी, उसकी आधी करी होगी तो A0/4 हुई होगी, उसकी आधी करी होगी तो A0/8 हुई होगी, फिर से हाफ हुई होगी 50%, तो A0/16। यहां से यहां तक जाने में T हाफ के बराबर समय, यहां से यहां तक जाने में फिर से T हाफ, यहां से यहां तक जाने में फिर से T हाफ, यहां से यहां तक जाने में फिर से T हाफ। यही टाइम लगेगा, यही टाइम लगेगा, है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही होगा। ओके, अब 1/4 हुई, है ना, A0 से A0/4 हुई 10 मिनट में, इसका मतलब 2 T हाफ के बराबर समय लगा। कितना हुआ? 2 T हाफ के बराबर समय लगा, 1/4 हुई तो, ठीक है। तो यहां से, है ना, A0 से अगर A0/4 हो गया, है ना, इतना हो गया, तो कितना रिएक्ट कर गई? 3/4 टाइम्स A0, मतलब 3/4 रिएक्शन हो गई। मतलब कितनी हो गई बच्चा? 75% रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गई, 75% कंप्लीट हो गई। और T 3/4 कितना होता है? 2 T हाफ के बराबर होता है, और हमें दिख भी रहा है, यहाँ से हमें दिख भी रहा है, इतने से इतने जाने में 2 T हाफ समय लगा होगा, तो 2 T हाफ 10 मिनट के बराबर आ गया। तो T हाफ यहाँ से कितना आया? 5 मिनट आया, T हाफ आया 5 मिनट। अब A0 से A0/16 जाने में कितने T हाफ लगे? 1, 2, 3 और 4, तो 5 चौक 20, कितना समय लगेगा? 20 मिनट लगेगा, ठीक है।
टू टी हाफ आपका 10 है, टी हाफ 5 हो गया, तो 4 टी हाफ के बराबर समय लगेगा ए नॉट से ए नॉट बाई 16 जाने में। तो बेटा कितना समय लगेगा यहाँ से, ठीक है, तो 4 इंटू 5 20 मिनट लगेंगी। कितना समय लगेगा, 20 मिनट यहाँ से लगेंगी। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। सही है, सही बात है। टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज ट्वाइस इट्स टी हाफ। ओके, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन देखना है किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। ये है ना हमारे पास, घबराना नहीं, ये है ना n-1 kT। अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो t मेरा टॉ के बराबर हो गया, जीरो ऑर्डर है तो ये -k हो गया। इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन खत्म हो चुकी है इस समय, है ना। और जो फाइनल जो टाइम t पे जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो चुकी है, इनिशियल कंसंट्रेशन पूरी समाप्त हो गई है, ठीक है। और टाइम t पे जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो a नॉट के बराबर हो चुकी है ना, यही मतलब है इसका। तो k जो है मेरा यहाँ से टॉ जो है मेरा किसके बराबर आ गया, -a0/k के बराबर आ गया। ये मेरा क्या आ गया, ठीक है, ये मेरा टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो चुका होगा, ए नॉट की वैल्यू 0 हो गई और जो टाइम टी पे कंसंट्रेशन है वो ए नॉट के बराबर हो गई होगी, ठीक है। तो यहां से बच्चा टॉ -a0/k के बराबर आ गया। तो टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज ट्वाइस इट्स टी हाफ। तो टी हाफ के 2 गुना है। तो टी हाफ क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए, a0/2k के बराबर होता है, ठीक है। टी हाफ a0/2k के बराबर होता है और टॉ कितना आया, a0/k आया। तो इसका मतलब ये बात तो सही है। अगला देखो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, तो रेट आपका जो है कंसंट्रेशन लीनियरली डिक्रीज करेगी समय के साथ। नहीं बेटा, अगर वो जीरो ऑर्डर ही रिएक्शन है तो रेट तो के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 हो गया, तो एक कांस्टेंट रेट होगा। क्या होगा, रेट जो होगा बच्चे क्या रहेगा, कंसंट्रेशन पर जो है डिपेंडेंट नहीं होगा रेट, यहाँ पर कांस्टेंट रेट होगा। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कांस्टेंट रेट से रिएक्शन चलती रहेगी। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, है ना, डिक्रीज होती रहेगी लीनियरली। सही बात है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो अगर यहां पर कुछ कंसंट्रेशन थी, कांस्टेंट रेट से रिएक्शन चलती रहेगी, तो समय के साथ कंसंट्रेशन घटती रहेगी लीनियरली। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल घटती रहेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी तो रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी एक समान दर से वो रिएक्शन चलती रहेगी और रेट कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता रहेगा। तो इसके अंदर आपकी तीनों ही बातें सही है, इसके अंदर आपकी तीनों ही बातें सही लिखी हुई है। बहुत कंसेप्चुअल सवाल था, ठीक है, ठीक है। फाइनल कंप्लीशन का टाइम कैसे निकालोगे, तो उस इक्वेशन में देखो कंप्लीट कब होगी रिएक्शन, ए गिव्स प्रोडक्ट है तो शुरुआत में ए नॉट होगा, ये कुछ नहीं होगा, कंप्लीट हो गया तो ये सारा खत्म और इधर ए नॉट बन गया। यही तो मतलब होता है, यही तो मतलब होता है बच्चा, कंप्लीशन का मतलब यही तो होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन खत्म और जो टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर आ गई, वो ए नॉट के बराबर आ गई, जितनी इनिशियल थी उसके बराबर हो गया प्रोडक्ट, ठीक है, इसी के बराबर आ गया। तो यहां से हम जो है उसी को वैल्यू को पुट करेंगे, हमारा ए नॉट के बराबर हो जाएगा और ए नॉट हमारा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टाइम टी पे कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर, तो हमारा टॉ यहां से a0/k आएगा और ये सारा मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। तो इसमें आपका जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर रिड्यूस हो जाती है 1/4 टाइम्स, if initial concentration is reduced to 1/4 in a zero order reaction, time taken for half of the reaction to complete। zero order reaction के लिए a0/4 हो जाता है, हाँ, a0/4 हो गया। तो समय कितना लगेगा आधी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, समय कितना लगेगा आधी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो a0 को a0/2 होने के लिए कितना समय लगेगा, तो टी हाफ इसके लिए किसके बराबर होता है, a0/2k के बराबर होता है, ठीक है।
ओके, सो 1/4, इसका मतलब टी हाफ किस पर डिपेंडेंट है बच्चा? यहाँ पर टी हाफ डिपेंडेंट है ए नॉट की पावर 1 पर। तो ए नॉट की पावर 1 पर आपका जो है टी हाफ यहां पर डिपेंडेंट है, तो ये हाफ हो गया यहां से ए नॉट से ए नॉट बाय 2, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें बच्चा रिलेशन से करना पड़ेगा, इसको तो रिलेशन से करना पड़ेगा। ए की पावर 1 माइनस एन, ए नॉट की पावर 1 माइनस एन, एन माइनस 1 के टी, जीरो है ना, जीरो के लिए ये ए माइनस ए नॉट और माइनस के टी आ जाएगा। और अगर आप इसको करेंगे तो बच्चा ये यहाँ से आ जाएगा ए नॉट माइनस ए बराबर के टी, और टी आपका आ जाएगा किसके बराबर? 1/k ए नॉट माइनस ए। उसने कहा ए नॉट से ए नॉट बाय 4 हो गया, तो ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 4, तो टी किसके बराबर आ गया? 1/k टाइम्स ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 4, 3/4, 3/4 ए नॉट बाय के बराबर, ये टी आ गया जीरो ऑर्डर के लिए। और अब उसने कहा कि जो समय लगेगा आधी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, तो इसको मुझे ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2 करना है, ठीक है। तो वो टाइम कितना होगा? तो ये आ जाएगा ए नॉट बाय के बराबर, ए नॉट बाय 2k के बराबर, ठीक है। तो पहले वाले केस में लगा 3/4 टाइम्स ए नॉट बाय के, और दूसरे वाले केस में लगा 1/2 टाइम्स ए नॉट बाय के। अगर इन दोनों के बीच में मैं रिलेशन निकालूं तो ये हो गया 3/4 और 1/2, तो 3/4 इंटू 2, 3/2 टाइम्स हो गया। कितना समय लगा? 3/2 टाइम्स। तो रिमेन्स सेम, बिकम 4 टाइम्स, ठीक है, बिकम्स 1/4 डबल। 3/2 टाइम्स होगा बच्चा, सेम तो नहीं रहेगा, 1/4 भी नहीं बोल सकते। ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 4, 4 ए नॉट माइनस ए नॉट, 3 ए नॉट बाय 4, और ये आ जाएगा, तो ये आएगा 3/4 और वो हुआ 1/2, नहीं, सो ये 3/2 टाइम्स होगा। 3/2 टाइम्स इसने ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो बच्चे इसमें आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ओके, आपको जीरो ऑर्डर वाला लगाना है। इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 1/4 हो गई है, आप रिलेशन लगाओ जीरो ऑर्डर के लिए, ए नॉट बाय ए नॉट माइनस ए बराबर के टी, वहां पर वैल्यूज पुट करो ए नॉट को, ठीक है, ए को ए नॉट बाय 4 करो, ठीक है, और नेक्स्ट के लिए फिर आपको ए को ए नॉट बाय 2 के बराबर पुट करना है, और आपको टाइम बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में जो आपका टाइम आएगा वो 3/4 ए नॉट बाय के आएगा, और सेकंड वाले केस में जो आपका टाइम आएगा वो आएगा ए नॉट बाय 2k के बराबर। इन दोनों के बीच में मैं रिलेशन निकालूं तो वो 3/2 टाइम्स हुआ, और 3/2 टाइम्स यहाँ पर ऑप्शन गिवन नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डबल हो गई, टाइम बताओ, टाइम फॉर हाफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल। बताओ, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट अगर 2 टाइम्स हो गई तो हाफ रिएक्शन को डबल है ना, द टाइम फॉर हाफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल। अगर ए नॉट 2 टाइम्स हो गया तो टी हाफ भी 2 टाइम्स हो गया, ये मतलब है इसका। ऑर्डर बताओ, तो टी हाफ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन था, बिल्कुल था, ठीक है। अब हमने 2 टी हाफ है ना, ए नॉट अगर डबल हो रहा है तो टी हाफ भी डबल हो रहा है, ठीक है, टी हाफ भी क्या हो रहा है बच्चा? डबल हो रहा है। इसके डबल होने से ये भी डबल हो रहा है, तो इसका मतलब 1 माइनस एन जो है वो 1 के ही बराबर है। इसका मतलब है ना, अगर दोनों डायरेक्टली चेंज हो रहे हैं,
टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन है। टी हाफ को 2 गुना किया तो ए नॉट भी 2 गुना हो गया। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के लीनियरली डिपेंडेंट है। इसका मतलब 1 माइनस एन की वैल्यू 1 के बराबर होगी, तो यहां से मेरा एन आ गया 0 के बराबर। तो n यहां से किसके बराबर होगा बच्चा? n यहां से आ जाएगा 0 के बराबर। किसके बराबर आएगा n? n यहां से हमारा आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, n विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। बताओ, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है? ये आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगी या सेकेंड ऑर्डर होगी? ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक स्ट्रेट लाइन मिलती है अगर हम प्लॉट करते हैं लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है, 1 अपॉन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस 1 अपॉन टाइम। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा रेट बराबर होता है के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर 1, है ना, यही होता है हमारा रेट जो है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन तो माइनस डी आर बाई डी टी बराबर किसके आया? के आर के बराबर आया। यही आया बच्चा। तो यहां से माइनस डी आर बाय आर के डी टी के बराबर आया। दोनों साइड इंटीग्रेट कर ले तो माइनस लॉन ऑफ आर के टी के बराबर आया। ठीक है, ओके। चलो अब देखो, माइनस 2.3 लॉग आर के टी के बराबर आया। तो उसका कहना है कि y बराबर mx। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यहां पर मेरा y एक्सिस पर क्या होगा? लॉग कंसंट्रेशन होगी। y एक्सिस पर क्या होगी? लॉग कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, और उसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना है किसके साथ? टाइम के साथ। तो लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टी अगर मैं प्लॉट करूं बच्चे यहां से, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? यहां से एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी विद नेगेटिव स्लोप। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलेगी अगर मैं लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट करूं। ओके, कुछ नहीं करना था, रेट बराबर के आर की पावर 1 रिलेशन निकालो जैसे हमने सॉल्व किया था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को, सेम उसी तरीके से करना था। ठीक है, तो यहां से मेरा लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टी, ठीक है, अगर मैं प्लॉट करूं तो मुझे एक ऐसी लाइन मिलेगी, ऐसी लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टी अगर मैं प्लॉट करूं, लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर मैं प्लॉट करूं। नेक्स्ट देखो, विच ऑर्डर रिएक्शन ओबेज द एक्सप्रेशन टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन? बताओ, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, कौन ओबे करेगा? तो मतलब टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर क्या है? -1। तो 1 माइनस एन की वैल्यू -1 के बराबर, तो ये 1 + 1 के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, है ना। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है ना? टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए कहां पर आएगा? तो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए बराबर आएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, हम जानते भी है टी हाफ बराबर 1 अपॉन ए नॉट के होता है ना। ठीक है, सो वहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। नेक्स्ट देखो, ग्राफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना। टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में टी हाफ डजंट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना। रिएक्टेंट की शुरुआती कंसंट्रेशन पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ डिपेंडेंट नहीं होता, तो ये मेरा जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये किसके लिए जाएगा बच्चा? तो ये जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। बताओ जरा, समझ में आया? जोश हाई नजर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ऐसे तुम लोग तो मतलब ठीक है,
जोश नजर आना चाहिए ना। इतने बढ़िया बढ़िया सवाल मैं काइनेटिक्स के लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, कितने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सभी लोग, है ना। पूरे जोश के साथ जवाब मुझे नजर आने चाहिए कमेंट सेक्शन में। बोलो बच्चों, बोलिए बेटा। हाँ, थम्स अप के साथ, बिल्कुल जोश के साथ, है ना। अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप सब, ठीक है, लेकिन जोश के साथ मुझे नज़र आना चाहिए, है ना। थोड़ी सी बात आप लोगों से कम कर रही हूँ ना, ठीक है, लेकिन जोश जो है वो टूटना नहीं चाहिए, कंसंट्रेशन आपका पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल देखो बेटा। एक सब्सटेंस, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, तो समय कितना लगेगा रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए? रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगेगा? इनिशियल कंसंट्रेशन है ए, है ना, एक सब्सटेंस है जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है ए, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को वो फॉलो करता है, ठीक है। तो कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, ठीक है, कि वो हमारा 2 टाइम्स था किसके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टॉ हमारा किसके बराबर आया था, ए नॉट बाय के के बराबर आया था। किसके बराबर आया था, ए नॉट बाय के बराबर आया था। तो ए बाय के मेरा फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने इसको कैलकुलेट किया था, किसके बराबर आया था, ए नॉट बाय के बराबर। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% कंप्लीट हो जाती है 20 मिनट में, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। देखो T60 60% कंप्लीट हो गई, मतलब 100 से 40 हो गई, तो K मेरा किसके बराबर होगा, 1/T 2.303 अपॉन T लॉग 100/40, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुई, ठीक है, 90% कंप्लीट होने के लिए तो 2.3 अपॉन टी लॉग 100/10, ठीक है। सो 90% कंप्लीट होने के लिए ओके कितना समय चाहिए, तो इधर जो मेरा टी है वो कितना आएगा बच्चा, 2.3 अपॉन के, ये कितना आया लॉग 2.5, है ना, और यहां मेरा के किसके बराबर आएगा, 2.3 अपॉन के लॉग 10 के बराबर, है ना, है ना बच्चा। तो कितना समय चाहिए, देखो t 2.3 अपॉन के, तो यहां जो टाइम है तो ये मेरा किसके बराबर आया, अगर मैं T1 अपॉन T2 करूं, यहां पर अगर मैं T1 अपॉन T2 करूं, रिलेशन निकालूं, तो ये आ जाएगा 2.3 बाय के, तो दोनों में कॉमन है, कट जाएगा, लॉग 2.5 अपॉन लॉग 10 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लॉग m अपॉन लॉग m बाय लॉग n हो गया ये, ठीक है। इसको लॉग m बाय लॉग n हो जाएगा, तो इसको लॉग m माइनस n लिख सकती हूं मैं, या फिर अगर मैं रिलेशन भी निकालूं यहां से बेटा, अगर मैं रिलेशन भी निकालूं तो मैं क्या कर सकती हूं, लॉग 10 मेरा 1 के बराबर आ गया, लॉग 2.5 की वैल्यू देख लो अब यहां से कितनी होगी, लॉग 2.5 की वैल्यू देख लो कितनी होगी, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आप सॉल्व कर लो एग्जैक्ट, इसके लिए टी आपको 20 मिनट दिया है फर्स्ट वाले के लिए, तो 20 मिनट रखो, के की लॉग 2.5 की वैल्यू रखो, के की वैल्यू निकालो, उस के की वैल्यू को इसके अंदर आप पुट करिए, उस के की वैल्यू को इसके अंदर पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको एग्जैक्ट सॉल्व करके भी आप निकाल सकते हैं, मुझे बताना होमवर्क में सॉल्व करके कितना मिनट आएगा। पहले वाली एक्सप्रेशन से के निकालो, दूसरे वाली एक्सप्रेशन में के को पुट करो और टाइम निकालो। नेक्स्ट देखो, हाफ लाइफ पीरियड एक सब्सटेंस का है 50 मिनट, टी हाफ है 50 मिनट, ठीक है। कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/2, तो हाफ लाइफ इज फाउंड टू बी 25 मिनट। अच्छा, ये किसी कंसंट्रेशन ए नॉट पर टी हाफ 50 मिनट है, कंसंट्रेशन आधी हो जाए, अगर ये ए नॉट बाय 2 हो जाए तो हाफ लाइफ जो है वो 25 मिनट हो गई, ये कितनी हो गई, 25 मिनट हो गई,
तो 50 से 25 हो गया जब A0 से A0 बाय 2 हो गया, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब A0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हाफ, तो T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर 1 माइनस n। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इसका मतलब पावर 1 के ही प्रोपोर्शनल है, तो 1 माइनस n बराबर 1 हो जाएगा, n यहाँ से आ जाएगा 0, है ना। जब वो आधी हुई तो वो भी आधी हुई, इसका मतलब पावर 1 पर ही डिपेंडेंट है। और टी हाफ और A0 का रिलेशन क्या होता है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर 1 माइनस n, तो n यहाँ से हमारा 0 हो जाएगा, 1 माइनस n बराबर 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 0। हाफ लाइफ ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 2A गिव्स प्रोडक्ट इज, बताइए हाफ लाइफ बताइए एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, बताओ। टी हाफ सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर 1 माइनस n, अगर सेकेंड ऑर्डर है तो 1 माइनस 2, तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A0, क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। टी हाफ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A होगा। क्लियर हो गया बेटा, बताओ फटाफट से, समझ आया, जल्दी बोलो। रिएक्शन है A gives B, it has been found that order of reaction is 0 with respect to A, which of the following expression correctly describes the reaction। कितने हो रह गए, अभी तो है। ये सारे क्वेश्चंस बेटा आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, ओके। ये सभी क्वेश्चंस आप करिएगा होमवर्क में। मुझे बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में, ये जो हमने काइनेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की और क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, काइनेटिक्स में कॉन्फिडेंस आप लोगों को आ रहा है, जल्दी बताओ। काइनेटिक्स में कॉन्फिडेंस आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए अपना फ़ोन उठाओ, प्ले स्टोर में जाओ, टाइप करो एग्जाम्पल, ठीक है, लोगो आपको नज़र आएगा, उसको वहाँ से इंस्टॉल करिए, अपने आप को रजिस्टर करिए, ठीक है, ओके बच्चा। और आप जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे, अपने आसपास में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए इस बारे में, ठीक है। और काइनेटिक्स की प्रैक्टिस इसके साथ ही हम ख़त्म करते हैं, ओके बेटा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है स्टार्ट करेंगे अपना कोई न्यू चैप्टर का प्रैक्टिस, ओके। तो इसके साथ ही अब मैं लेती हूँ आप लोगों से अलविदा, तो सभी को मेरी तरफ से टाटा बाय बाय।